हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो यूनिट नंबर 4 थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट 5 में सबसे पहले बात होती है अनुकोण प्रतिचित्रण की, कॉन्फॉर्मल मैपिंग की। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन बहुत सारी है, तो वो डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो आती है अनुकोण प्रतिचित्रण की, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आती है तुल्य कोणीय रूपांतरण। तुल्य कोणीय रूपांतरण, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तुल्य कोणीय रूपांतरण है, ये ज्यादा पूछा जाता है कि तुल्य कोणीय रूपांतरण को परिभाषित कीजिए और इसका एग्जांपल भी दीजिए, ठीक है। और भी डेफिनेशन आती है, जैसे अनुकोण प्रतिचित्रण की क्या डेफिनेशन होती है। अनुकोण प्रतिचित्रण की तो ये डेफिनेशन होती है कि यदि मान लो जेड प्लेन की बात करें, अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा होती है कि जेड प्लेन की यदि बात करें तो दो वक्र मान लो C1 C2, तो उनके मध्य का जो कोण है C1 C2, ये जेड प्लेन की बात कर रहे हैं। और डब्ल्यू प्लेन में क्या होता है कि दो वक्र मान लो ऐसे हैं, तो गामा 1 और गामा 2 दो वक्र है। तो जेड प्लेन में ये होता है और डब्ल्यू प्लेन में ये डब्ल्यू प्लेन का है, ठीक है। तो जेड प्लेन में दो वक्रों के मध्य का कोण जो है, इनके मध्य जो एंगल बढ़ता है वो एंगल, और डब्ल्यू प्लेन में दो वक्र है उनके मध्य का जो कोण है वो कोण प्लस में कोण प्लस में कोण का जो परिमाण प्लस दिशा, कि जिस डायरेक्शन में आपका जेड प्लेन में कोई वक्र है उसकी जो कोण की दिशा है वो, और डब्ल्यू प्लेन में जो कोई कोण है उसकी दिशा, वो दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोण का परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होना चाहिए, तब उस जो प्रतिचित्रण बनता है उस प्रतिचित्रण को कहते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण। यदि परिमाण में तो समान होते हैं परंतु दिशा है उनकी सही नहीं है, समान नहीं है, दिशा समान नहीं, मतलब इसकी दिशा यदि ऐसी है तो इसकी दिशा मान लो विपरीत है। यदि इनके मध्य का कोण है वो और इनके मध्य का कोण का परिमाण दोनों का समान है लेकिन दिशा जो है वो इनकी अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है, तब वो जो रूपांतरण होता है वो आपका क्या होता है, तुल्य कोणीय रूपांतरण, ठीक है। तो ये तुल्य कोणीय रूपांतरण की परिभाषा, और इसके अपना एग्जांपल भी दे सकते हैं W बराबर Z बार, ये आपका क्या होता है, तुल्य कोणीय रूपांतरण। तो इसकी परिभाषा। फिर अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो थ्योरम आती है उस थ्योरम की यदि बात करें तो आपकी थ्योरम आती है अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो आवश्यक प्रतिबंध भी आपको पूछा जा सकता है। तो आवश्यक प्रतिबंध यही होता है कि एफ जेड का उस डी में आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, इसका नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन होती है कि एफ जेड का क्या होना चाहिए, डी में विश्लेषिक होना चाहिए। एफ जेड उस डोमेन में क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। एफ जेड है उस डी में क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ये तो आवश्यक प्रतिबंध है। तो आवश्यक प्रतिबंध की थ्योरम ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी होती है पर्याप्त प्रतिबंध की। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है, देखो आपका क्या होता है कि आपके स्टेटमेंट भी पूछते हैं और थ्योरम भी पूछते हैं। जैसे ये पूछते हैं कि जैसे मान लो छोटे क्वेश्चनों में क्या देंगे कि फलन डब्ल्यू बराबर एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है उसका स्टेटमेंट लिखो, ऐसे पूछेंगे। और बड़े वाले क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि W बराबर एफ जेड का अनुकोण प्रतिचित्रण होने के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसका स्टेटमेंट लिखो और फिर उसको प्रूव करो। तो आपको स्टेटमेंट भी एग्जाम में याद करके जाना पड़ेगा। ये मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये नहीं है कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ आएगा, स्टेटमेंट पूछेगा एग्जामिनर कि भाई स्टेटमेंट लिखो और फिर उसके बाद में उसका प्रूफ लिखो। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा सभी चीजों का, ठीक है ना। तो देखो फिर आता है पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध क्या कहता है, पर्याप्त प्रतिबंध कहता है कि W बराबर एफ जेड का अनुकोण प्रतिचित्रण होने के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो होती है कि एफ डैश जेड है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एफ जेड क्या होना चाहिए, डोमेन डी में क्या होना चाहिए, विश्लेषिक हो। डोमेन डी में क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो। देखो क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, देखो कि
एफ जेड बराबर जेड है वो विदेशी फलन होना चाहिए जेड समतल के प्रदेश डी में, तथा ये डी में एफ डैश जेड है वो नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपकी, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर जेड बिलोंग्स टू डी के लिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एफ जेड डोमेन डी में क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद में विश्लेषी फलन। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपके दो चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, एक तो अनुकोण प्रतिचित्रण का और दूसरा होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। द्विरेखिक रूपांतरण, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेन है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी की क्वेश्चन कवर होने चाहिए। देखो सेक्शन ए की क्वेश्चन तो कवर हो या नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो वो हर एक चैप्टर से आते हैं, तो 10 में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन भी यदि कवर हो रहे हैं ना तो ये मानो आप जीत में हो। लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी का एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो देखो द्विरेखिक रूपांतरण की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि द्विरेखिक रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, द्विरेखिक रूपांतरण की परिभाषा से पहले आपके बहुत सारे रूपांतरण है, जैसे आवर्धन है। सबसे पहला जो आपका आता है घूर्णन, आवर्धन, इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। ये टॉपिक तो द्विरेखिक रूपांतरण तो आपके टॉपिक का नाम है, इसमें आते हैं घूर्णन, आवर्धन, ये सारी चीजें इसके अंदर ही आती हैं। घूर्णन, आवर्धन और व्युत्क्रमण, इन्वर्सन, ये चीजें जैसे। और तो इसमें एग्जांपल जो व्युत्क्रमण में W बराबर 1/z है ना, ये वाला एग्जांपल करवाया, उसके अंतर्गत जो अनंत पट्टी है उसका आपको चित्र बनाना था, तो ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर इसके बाद में आपका एक रेखिक रूपांतरण, और रेखिक रूपांतरण में फिर ये जो आपका मेन टॉपिक है ना जिसका नाम द्विरेखिक रूपांतरण है वो आता है। अब द्विरेखिक रूपांतरण में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। द्विरेखिक रूपांतरण में सबसे पहले जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट ये है कि W बराबर ये जो आपका रूपांतरण है AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जाता है। प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या माना जाता है, परिणामी माना जा सकता है। ये वाली थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, IUB ये थ्योरम माना जा सकता है। इसका मतलब, इस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जो द्विरेखिक रूपांतरण होता है, द्विरेखिक रूपांतरण से ही क्या आते हैं, सारे रूपांतरण आते हैं, घूर्णन आता है, आवर्धन आता है, व्युत्क्रमण आता है, और जितने भी रूपांतरण होते हैं वो सारे रूपांतरण क्या आते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण ही आते हैं। इसलिए कहते हैं कि द्विरेखिक रूपांतरण को क्या कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्री आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन, व्युत्क्रमण, ये सारे है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब अपन द्विरेखिक रूपांतरण पढ़ते हैं तो द्विरेखिक रूपांतरण को ही क्या माना जाता है कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का परिणामी माना जा सकता है। इसका मतलब इस रूपांतरण से आपके सारे रूपांतरण आते हैं, घूर्णन भी आता है, आवर्धन भी आता है, व्युत्क्रमण भी आता है, सारे रूपांतरण इसी से आते हैं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके पास एक थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है कि द्विरेखिक रूपांतरण में जो वर्त होता है, द्विरेखिक रूपांतरण में वर्तों अथवा सरल रेखाओं को, ये वाली थ्योरम भी ना, ये देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये वाली थ्योरम वर्तों और सरल रेखाओं में प्रतिचित्रण करता है। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आपका क्रॉस रेशियो, वज्र अनुपात। यहाँ से एग्जाम में तो क्वेश्चन आना ही आना है। वज्र अनुपात जो आया आपको इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस रेशियो, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्रॉस रेशियो। तो यहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो देखो वज्र अनुपात में से जो आपके एक पॉइंट इन्फिनिटी वाला है ना, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल आप ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना एक आपका जो टर्म्स है वो इन्फिनिटी है, Z2 या W2 एक पद है वो इन्फिनिटी है, जिस मतलब उस वाले पद को अपन ने कॉमन लिया है, उसको हटाया है, फिर हमने इसको जो भी वैल्यू दे रखी थी पॉइंट वो सारे हमने रखे हैं। तो वज्र अनुपात है, इसको ध्यान से देख के जाना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद में दो एग्जांपल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे एग्जांपल्स। एक तो आपका एग्जांपल ये है W बराबर
ये सारे एग्जांपल्स देख लेना। W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। W समतल में इकाई वर्त को जेड समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। एक तो ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक एग्जांपल और भी है जो इंपॉर्टेंट है। W बराबर 2z माइनस 3 अपॉन 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4 एक वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 को सरल रेखा 4u प्लस 3 इक्वल टू 0 में पर प्रतिनिधित्व करता है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये दोनों। और एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, देखो क्रॉस रेशियो की मैंने आपको बताई थी कि क्रॉस रेशियो में जो भी इंपॉर्टेंट है, एक जो एग्जांपल है वो लास्ट में जो एग्जांपल करवाए हुए हैं वो सारे एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो एक मैं लिख देता हूं उस टाइप के जो सारे क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आता ही आता है वो क्वेश्चन। समस्त द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए। रेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो ऊपरी अर्ध समतल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 को वर्त w इज लेस देन 1 में प्रतिनिधित्व करता है। ये वाला एग्जांपल, इस प्रकार के 2-3 एग्जांपल हैं। तीनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे जो एग्जांपल आपको करवाए हुए वो दोनों एग्जांपल अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये वाला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके दो सेम है ना सिमिलर, वो सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में लगभग कंप्लीट है। और फिर उसके बाद में आपका आता है स्थिर अनिश्चित बिंदु। ये भी जो डेफिनेशन है स्थिर अनिश्चित बिंदु, इसकी भी परिभाषा एग्जाम में पूछी हुई है। स्थिर बिंदु या निश्चल बिंदु, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देख लेना। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके निश्चल बिंदु निकालने का भी पूछ सकते हैं। निश्चल बिंदु कुछ नहीं है, डब्ल्यू की जगह क्या रखना है, जेड रखना है। जो पॉइंट आएंगे वही आपका निश्चल बिंदु हो जाएगा। अब देखो इसके बाद लगभग हो गए आपके सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वाले को। और देखो जो कुछ बच गया तो मैं उसको बता देता हूँ। क्रॉस रेशियो अच्छे से देख लेना, ये 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। और एक ये जो द्विरेखीय रूपांतरण है ना, इस पर टिप्पणी याद रखेगा। द्विरेखीय रूपांतरण है ना, इस पे आप शॉर्ट नोट तैयार करोगे, शॉर्ट नोट, ठीक है ना। द्विरेखीय रूपांतरण को अपन मोबियस रूपांतरण भी कहते हैं। मोबियस रूपांतरण इसलिए कहते हैं कि ये जो आपका रूपांतरण ने जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसका नाम था वो मोबियस ही था, इसलिए वो अपने नाम पर ही अपने इसको द्विरेखीय रूपांतरण या मोबियस रूपांतरण भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। और रेखीय रूपांतरण आपका हो ही गया। अनुकोण पर इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थ्योरम देखी जाए ना तो इसमें आपकी 2 से 3 ही थ्योरम है। एक तो अनुकोण प्रतिबंध करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है और पर्याप्त प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध में से एक से और क्वेश्चन पूछेगा आपको। 2 थ्योरम तो ये याद रखनी है आपको। 2 थ्योरम ये है कि एक द्विरेखीय रूपांतरण को प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या माना जाता है, परिणामी माना जाता है, रिजल्टेंट माना जाता है। एक वो थ्योरम, एक वो माना जाता है वर्त सरलरेखा, वो सरलरेखा वर्त में करता है। बस वो 4 थ्योरम है, ज्यादा तो 4 थ्योरम है और ये 4-5 एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आपको इसमें आपको मैटर तैयार करना है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जितने आप अच्छे से करके जाओगे वहां से क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, तो आप ये मान लो बढ़िया आपका स्कोर बनेगा। क्योंकि जो मैट्रिक स्पेस है उसके कुछ मैंने तो वीडियो डाल रखे और थोड़े भी कल तक डाल दूंगा, लेकिन आपको तैयार है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अच्छे से करना है, मैट्रिक स्पेस को भी थोड़ा बहुत देख के जाना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन
बड़े वाले क्वेश्चन और बीच वाले क्वेश्चन हो जाए, छोटे वाले क्वेश्चन हो या ना हो वो अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो गलत भी होंगे तो एक दो 2-4 नंबर के गलत होंगे। ठीक है, थैंक यू।